गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 2 में चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर 5 है मनी और ये यूनिट है मनी एंड बैंकिंग। इससे पहले हम 4 चैप्टर्स फिनिश कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट था इंट्रोडक्शन, सेकंड था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, थर्ड था नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और फोर्थ था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कहीं कहीं पर क्या था कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर एक ही हो गया, तो इसलिए वो 3 चैप्टर्स में आ गया था, तो उससे कोई इश्यू नहीं है। तो ये 4 चैप्टर हमने फिनिश कर दिए हैं। अब 5वां है आज मनी। तो मनी को समझने से पहले बार्टर सिस्टम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मनी के एग्जिस्टेंस में आने से पहले कि हमारी पूरी इकोनॉमी में क्या था, बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम कहते हैं वस्तु से वस्तु को चेंज करने वाली जो प्रणाली है, यानी कि जो सिस्टम है वो बार्टर सिस्टम कहा जाता था। तो क्या है बार्टर सिस्टम? देखिए, इट रेफर्स टू एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स, यानी कि बार्टर सिस्टम का मतलब है कि वस्तु के बदले में वस्तु को एक्सचेंज कर लेना। और जिस इकोनॉमी में बार्टर सिस्टम चलता है उसे बार्टर इकोनॉमी कहा जाता है। उसका दूसरा नाम है सीसी इकोनॉमी, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी भी उसे कहा जाता है। उसके बाद इसके ड्रॉबैक्स हैं। कुछ ड्रॉबैक्स हर चीज के होते हैं, तो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे। इसके केवल 4 ड्रॉबैक्स हैं। तो ये 4 ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके, तो 4 लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, वो आपको समझनी है। तो पहला ड्रॉबैक है इसका कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बार्टर सिस्टम में डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी कि वस्तुओं की दोहरी आवश्यकताओं की नीड होती थी, यानी कि दोनों जो प्रोडक्शन एक कर रहा है उसके प्रोडक्शन को दूसरे को नीड होनी चाहिए, तभी वो दूसरे की चीज को खुद ले सकता है। सपोज एग्जांपल के लिए, जैसे कि वीट प्रोड्यूस करता है और बी शूज प्रोड्यूस करता है, तो ए को तो चाहिए शूज की आवश्यकता होनी चाहिए और बी को वीट की आवश्यकता होनी चाहिए, तभी जो है ये एक दूसरे की जो नीड्स हैं उन्हें पूरी कर पाएंगे, तभी उनकी एक ये इकोनॉमी में इसी तरह से अगर ये सब सिस्टम चलेगा तभी ये इकोनॉमी वाटर इकोनॉमी चलेगी। तो यहाँ पर ये आवश्यकता होनी थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि ए को तो नीड नहीं है लेकिन बी को नीड है, तो क्या करें? सपोज ए को शूज ले लिए उसने एक बार, उसके काफी चलते हैं, लेकिन वीट जो है बार बार नीड होती है, तो वीट वो कहां से लाएगा? जब उसको तो शूज बनाता है बी, तो वो वीट कहां से लाएगा जब ए उसको वीट नहीं देगा? उसने तो एक बार ले लिए शूज, उसे जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ प्रॉब्लम होती थी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। तो ये पहला ड्रॉबैक था बार्टर सिस्टम का। दूसरा ड्रॉबैक क्या है? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब है कि या लैक ऑफ कॉमन यूनिट मेजर ऑफ वैल्यू कह सकते हैं इसे, एक ही बात है। किसी भी चीज को मापने के लिए उसके कॉमन यूनिट का होना जरूरी है। कॉमन यूनिट का मतलब है कि पता कैसे चलेगा कि ये कितने का है। सपोज वीट ए और बी के बीच में बात कर लेते हैं, इसे शूज देना है, इसको वीट देना है उसको, तो ये कैसे पता चलेगा कि कितना वीट देगा वो शूज के लिए? एक पेयर शूज के लेने के लिए वो कितना वीट उसे देगा? जब क्योंकि मनी तो एग्जिस्टेंस में है नहीं, जो मनी के रूप में हम लगा लेंगे इसको 2000 का उसका 1 क्विंटल वीट है और उसके शूज जो हैं वो 1000 के हैं, तो उसे 2 पेयर शूज के उसे देने पड़ेंगे जब वो 1 क्विंटल वीट लेगा। तो ऐसा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मनी तो एग्जिस्टेंस में था नहीं। तो फिर यहाँ प्रॉब्लम आ जाती थी कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू की, कि कॉमन या कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की हम मेजरमेंट कैसे करें कि एक की जो प्रोडक्शन है वो दूसरे के प्रोडक्शन दूसरे से चेंज कर रहा है, तो कैसे करेगा? तीसरा ड्रॉबैक था डिफिकल्टी इन फ्यूचर पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स में मनी के रूप में फ्यूचर पेमेंट इजीली हो सकता है, किसी को बाद में पेमेंट करना है, उस टाइम नहीं है तो मनी के रूप में हम बाद में पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब मनी एग्जिस्टेंस में नहीं था तो वस्तुओं का प्रोडक्शन करना था, तो उसे फ्यूचर में
फ्यूचर में उसको देना है, हो सकता है वो फ्यूचर में वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाए, तो वहाँ पर फ्यूचर पेमेंट या डेफर्ड पेमेंट जिसे कहते हैं, वहाँ प्रॉब्लम आती थी कि फ्यूचर में उस चीज़ को पेमेंट कैसे करेंगे। आज तो हमारे पास है, लेकिन उसे रख तो हम पाएंगे नहीं लंबे टाइम तक, और उस टाइम हो ना हो हमारे पास, हम फ्यूचर में उसका पेमेंट कैसे करेंगे, वहाँ प्रॉब्लम आती थी। फोर्थ था डिफिकल्टी ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। कोई चीज़ हमारे पास हो गई ज़्यादा, हम रखना चाहते हैं उसे अपने पास, तो उसे लंबे टाइम तक उसे हम रख नहीं पाते थे, क्योंकि जो प्रोडक्शन है वो ख़राब हो जाता है जल्दी से। जो भी है, जैसे कि हम सपोज वीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कई सालों तक नहीं रख सकते। फ्रूट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे बहुत टाइम तक नहीं रख सकते। तो वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे बहुत टाइम तक नहीं रख सकते। तो यहाँ स्टोर ऑफ वैल्यू, तो हाँ, अगर आज के टाइम होता तो उसको सेल कर दो और पैसे हैं, उसे आप स्टोर ऑफ वैल्यू उसको कर सकते हो, बहुत टाइम तक रख सकते हो। लेकिन उस टाइम मनी नहीं थी, तो इसलिए यहाँ प्रॉब्लम आती थी स्टोर ऑफ वैल्यू में। तो ये 4 ड्रॉबैक्स आपके बार्टर सिस्टम के हो गए। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, मनी। उसके बाद इन सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए, तो अब आप प्रॉब्लम्स जो सामने आई उसके सॉल्यूशन के लिए क्या है, मनी एग्जिस्टेंस में आया। मनी क्या होता है, पहले बात समझनी है। मनी क्या होता है, सिंपली आप पूछते हैं मनी क्या होता है, तो करेंसी होती है, करेंसी नोट। लेकिन क्या है कि एक डेफिनेशन, अगर हम मीनिंग उसकी सही तरीके से देखें, तो अ थिंग, मनी इज अ थिंग विच इज commonly accepted as a medium of exchange is called money. A thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. जो commonly accept कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है, किस चीज के लिए, वस्तु के एक्सचेंज करने के लिए, आपस में वस्तु को एक्सचेंज करने के लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। यानी कि वस्तु, हमें एक वस्तु को दूसरे से लेना है, तो उसमें उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या माना जाए, मनी माना जाए। उसमें एक्सेप्ट कॉमनली सभी लोग एक ही चीज को एक्सेप्ट करें, दैट इज कॉल्ड मनी, उसे मनी कहा जाता है। एग्जांपल जैसे कि रुपी इन इंडिया, भारत में रुपया, उसे हम क्या मानते हैं, मनी मानते हैं, इंडिया में मनी माना जाता है वो। तो क्योंकि उसे कॉमनली हर आदमी उसे एक्सेप्ट करता है, उसके बदले में दूसरी चीज मिल जाती है, तो ये हो गया कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और इसे जल्दी से नोट कर लें, नोट्स बनाते रहें, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आइए फिर समझ लेते हैं कि मनी को एक बार से, मनी को इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट्स या फ्यूचर पेमेंट्स। जो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स थे, जिनकी वजह से मनी एग्जिस्टेंस में आया था, वही मनी की डेफिनेशन बन गई। तो मनी क्या है, मनी जनरली जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्ट किया जाता है लोगों की तरह, वो है मनी। क्या है, मेजर ऑफ वैल्यू है। मनी क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू है। मनी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट यानी फ्यूचर पेमेंट है। अब उसके बाद सप्लाई ऑफ मनी, दूसरी बात आती है। मनी तो समझ गया, अब है सप्लाई ऑफ मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, ध्यान से समझना। सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी के 2 पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट है, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में पब्लिक के पास, जो भी जनरल पब्लिक के पास जो भी मनी वैल्यू होती है, वो मनी सप्लाई कहलाती है। जो भी पैसा पब्लिक के पास है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी भी एक पॉइंट पर्टिकुलर टाइम पर जनता के पास जो भी मनी पैसा है, उसे सप्लाई ऑफ मनी कहा जाता है। दूसरी बात, इसमें एक चीज और ऐड होती है, डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक्स। और जितने भी बैंक्स में, कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, क्योंकि वो भी मनी सप्लाई है, इसलिए है
कि उसे कभी भी जो जनरल पब्लिक है, जनता है, वो निकाल सकती है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स जो होते हैं वो चेकेबल होते हैं या उन्हें कभी भी निकाला जा सकता है। तो इसलिए ये दो चीजें आती हैं मनी सप्लाई में, फिर से ध्यान रखेंगे। एक तो होता है टोटल वैल्यू ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, सेकेंड है डिमांड डिपॉजिट्स एट द बैंक्स। तो ये दो हैं, तो ये मनी सप्लाई कहा जाता है। और कभी कभी ये पूछा जाता है स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो कॉन्सेप्ट है, तो ये क्या है, इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्यों है, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में इसको मेजर किया जाता है, इसलिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो नीचे लिखा है स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एंड बैंकिंग सिस्टम इज नॉट इंक्लूडेड इन द मनी सप्लाई। तो किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट के पास जो पैसा होता है और वहां के बैंकिंग सिस्टम के पास जो भी पैसा होता है उसे मनी सप्लाई में काउंट नहीं किया जाता, बिकॉज क्योंकि दे आर सप्लायर्स ऑफ मनी, वो सप्लायर्स होते हैं मनी के। तो इसलिए उनके पास जो पैसा होता है, जो मनी होता है, उसे मनी सप्लाई नहीं कहा जाता है। इसका दूसरे तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि आप एक प्रोड्यूसर हैं, आप मार्कर प्रोड्यूस करते हैं, आपके गोडाउन में 10,000 मार्कर्स हैं, तो लेकिन आप मार्केट की डिमांड है मार्कर की वो 1000 है, तो आपने 1000 मार्केट में पहुंचा दिए, तो मार्कर की सप्लाई कितनी हुई, 1000, ना कि 10,000 जो आपने बनाई, क्योंकि वो तो आपके गोडाउन में है, तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगी। सप्लाई वो कही जाएगी जो मार्केट में दी जा रही है। तो इसी तरह से मनी गवर्नमेंट के पास या बैंकिंग सिस्टम में आरबीआई के पास या कमर्शियल बैंक के पास अपने पास कितना ही मनी हो, वो मनी सप्लाई नहीं कहलाएगा। मनी सप्लाई वो कहा जाएगा जो जनरल पब्लिक के पास होता है, यानी कि जनता के पास होता है, चाहे वो बैंक में डिपॉजिट्स के नाम हो, क्योंकि उसे वो निकाल सकते हैं कभी भी, या उनकी करेंसी उनके पास हो। तो इससे अगला कंसेप्ट फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से नोट्स बना लीजिए और समझ लीजिए प्लीज। थैंक यू।